गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की थर्ड क्लास। अभी तक देखिए हमने राइटिंग वाला पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था। अभी तक की क्लास में हमने सेक्शन 138 पे ऑलमोस्ट हमने सब कुछ लिख लिया है। सेक्शन 138 डिटेल में हमने कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? देयर मस्ट बी लीगली एनफोर्सिएबल डेट। उसके बाद हमने सेक्शन 39 और 139 एंड 140 जो है वो बेयर से रीड कर लिया हुआ है। इस पे हमें आज थोड़ा सा राइटिंग का पोर्शन करना है। 140 पे हालांकि हमने लास्ट क्लास में फिर भी थोड़ा बहुत लिख लिया था। इसको कंक्लूड करके द नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में ये पूछा गया है, सेक्शन 141। इसको भी हम पूरी तरह से कवर कर देंगे। इसमें हम जो बेयर से प्रोविजन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे और जो राइटिंग वाला पोर्शन है उसको भी कंक्लूड कर देंगे। तो उससे पहले जो रह गया है टॉपिक, उस पर थोड़ा सा राइटिंग वाला पोर्शन जो है वो लिख लीजिए आप। जो टॉपिक हमारे पास कल की क्लास में रह गया था उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें लिखिए, लिखने वाला पोर्शन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखिए, कल की क्लास में हमने ये पढ़ा कि देयर मस्ट बी लीगली एनफोर्सिएबल डेट, और हमने ये भी पढ़ा कि जो डेट है, डोनेशन के लिए आपने चेक दिया है, गिफ्ट में चेक दिया किसी को, वो 138 में आप उसके लिए केस नहीं ला सकते हो। हमने इसके रिगार्डिंग केसेस भी कुछ लिखे। हमने एक केस लिखा था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, अगर आपको याद होगा। बी मोहन, अपने नोट्स में टैली कर लीजिए एक बारी। मोहन कृष्णा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1995, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इसके साथ ही और लिख लेना, इसके बाद एक और लिख लेना इसमें, एंड इसमें एक और लिख लेना केस। इसमें एक केस और लिख लेना है आपको। सिर्फ क्योंकि ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का था तो सुप्रीम कोर्ट का केस ऐड कर लेते हैं इसमें। कल की क्लास में शायद ये रह गया था। दोनों में से अगर आपको लग रहा है कि दोनों नहीं करने तो ऊपर वाले को भले ही छोड़ देना, हाई कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट वाला जरूर कर लेना। एक ही चीज हेल्ड हुई है दोनों में। शिवा कुमार, शिवा नहीं है, शिवा कुमार वर्सेस नटराजन। नाम भी आपको याद रह जाएगा, नटराजन, 2009 सुप्रीम कोर्ट। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। दोनों में एक ही चीज को हेल्ड किया गया, तो आप इसको रख सकते हैं या दोनों कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर दोनों में से एक करना है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाला केस आप करेंगे यहाँ से। फिर आप देखिए सेक्शन 138 जो है हमारे पास, वो हमने 138 हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया। अभी हम 139 के ऊपर कुछ लिख रहे हैं। हेडिंग बना लेना, हेडिंग बना लेना इसमें, सेक्शन 139, सेक्शन 130। या ऐसा करें कि मैं पहले आपको 141 पढ़ा देता हूँ और उसके बाद लिखने वाले पोर्शन को एक साथ करते हैं, क्योंकि एनर्जी अभी हाई होगी आपकी। नहीं तो चलो छोड़ो, इसको कर लो पहले, छोटा सा ही है वैसे, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। हेडिंग करना, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। प्रिजम्पशन, ये प्रिजम्पशन से डील कर रहा है, किससे? इन फेवर ऑफ होल्डर। इसमें लिखना असेंशियल्स, असेंशियल्स। सेक्शन 139 की हम असेंशियल्स लिख रहे हैं। फर्स्ट लिखना, सेक्शन 139 प्रोवाइड्स फॉर शेल प्रिजम्पशन। शेल, शेल को अंडरलाइन कर लेना, शेल प्रिजम्पशन। सेकंड लिखना, दिस प्रिजम्पशन is rebuttable. This is very important. This presumption is rebuttable. थर्ड लिखना, थर्ड लिखिए इसमें, there there is a presumption that
The check was issued for discharge of discharge of legally enforceable legally enforceable debt। ये सेक्शन 39 की असेंशियल्स हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। इसमें कुछ केस लॉज लिखिए आप। इसमें ये भी लिख देना, सेक्शन 139 is read with section 118 of negotiable instrument act इसमें लिखना section 118 of negotiable instrument act provides for section 118 NI act provides for presumptions also। that is 118A पढ़ना है हमें सिर्फ। there is shell presumption that every negotiable instrument has drawn or received for consideration। हम यहाँ पे ये और भी प्रिजम्पशंस की बात कर रहे हैं। सभी की सभी कौन सी प्रिजम्पशन है? शेल प्रिजम्पशंस। ये वाली भी शेल प्रिजम्पशंस हैं। आपको बस फर्स्ट वाला पार्ट इसमें याद रखना है कि अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मस्ट बी ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन। यानी कि डिस्चार्ज ऑफ लीगली एनफोर्सिएबल डेट तो है, इट मीन्स कि मैंने अगर किसी को चेक दिया है तो कंसिडरेशन है वो किसी चीज़ का, किसी चीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए हम दे रहे हैं। सिर्फ इतना सा पोर्शन याद रखना है। केस लॉ लिखिए इसके बाद। केस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मी देचन देचम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। स्टेट ऑफ गुजरात अगर आपको याद होगा तो ये कल भी हमने लिखा था, तो इसके आगे लिख लेना ऑल्सो अंडर सेक्शन 138 2012 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखिए, इसमें हेल्ड क्या हुआ? नेचर ऑफ प्रिजम्पशन। नेचर ऑफ प्रिजम्पशन, जो ये प्रिजम्पशन की हम बात कर रहे हैं ना, वैसे तो हमने लिख लिया ऊपर, देखिए दिस इज रिबर्टेबल। इसके ऊपर ये केस है, हमने ऊपर लिखा है कि दिस प्रिजम्पशन इज रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। ये केस इसी के ऊपर है, लक्ष्मी देचम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, कि ये जो प्रिजम्पशन है ये क्या है? रिबर्टेबल है। इसमें लिखना प्रिजम्पशन इज presumption under section 139 is a rebuttable presumption इसमें एक फुल स्टॉप करके लिखना, since the is accused issuing the check is at liberty to prove to the contrary। this is the reason this is the reason that
the presumption by court here is rebuttable. आपको प्रिजम्पशन का मीनिंग पता है, किसी फैक्ट को एज्यूम करना। अब कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन लेके चल रहा है, किस चीज़ की प्रिजम्पशन ली जा रही है यहाँ पे, कि जो आपने चेक दिया है दैट इज फॉर डिस्चार्ज ऑफ लीगली एनफोर्सेबल डेट। तो आपको ये नहीं प्रूफ करना, जो कंप्लेनेंट है कंप्लेनेंट को नहीं प्रूफ करना कि यहाँ पे लीगली एनफोर्सेबल डेट है। कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करके चलेगा कि देयर एग्जिस्ट लीगली एनफोर्सेबल डेट। इट इज फॉर द एक्यूज्ड, कि अगर उसको लगता है कि नो लीगली एनफोर्सिएबल डेट है तो फिर उसको प्रूफ करना है वहां पे। ठीक है, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए। हाँ, स्क्रीन हैंग हो गई, ये क्यों हो रहा है कल से? थर्ड पॉइंट के बाद नहीं चला है, ऐसा क्यों हो रहा है? पर चलो 1 मिनट, दोबारा से कनेक्ट करने दो, 1 सेकंड लगेगा बस। डिक्टेट ही करवाया, बेटर हुआ कि मैंने वो नहीं करवाना शुरू कर दिया। आप एक बारी चेक कर लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको नोट कर लेना। ये देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट तक हमने लिख लिया, मतलब आपकी स्क्रीन हैंग हो गई थी ये। थर्ड पॉइंट तक आपने पूरा लिखा हुआ है, यानी कि इधर तक हमने पूरा लिख लिया था। इसके बाद मैंने डिक्टेट करवा दिया, डिक्टेशन से आपने लिख लिया होगा तो अलग बात है, नहीं तो उसके बाद मैंने ये सब लिखवाया है। ठीक है, एक बारी बस मुझे कमेंट कर दो कि स्क्रीन ठीक हो गई है। चलिए ठीक है, आप देखिए, ये सिर्फ इसका पॉज करके बाद में इसको नोट कर लेना। अगर आपने कर ही लिया है साथ के साथ तो बहुत अच्छी बात है। बस ये लिखवाया यहाँ तक, ठीक है। हम केस लिख रहे थे, इसमें अभी लिखिए आप, प्रिजम्पशन मीन्स, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। शेल मीन्स, शेल मीन्स मैंडेटरी प्रिजम्पशन, मैंडेटरी फॉर कोर्ट टू प्रिज्यूम, मैंडेटरी फॉर कोर्ट टू प्रिज्यूम। इसमें लिखना, बिकॉज ऑफ सेक्शन 139 complainant need not to prove that the check was drawn for valid, drawn for discharge of legally enforceable, legally enforceable debt. Court will, नोट में लिखना, court will always presume that there exists a legally enforceable डेट। कोर्ट हमेशा प्रिजम्पशन लेके चलेगा कि वहां पे कोई लीगली एनफोर्सिएबल डेट है। इट इज फॉर दी, इट इज फॉर दी एक्यूज्ड, एक्यूज्ड ब्रैकेट्स में लिख लेना, ड्रॉअर, जिसने चेक ड्रॉ किया है, टू प्रूव टू दी कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी ब्रैकेट्स में लिख लेना, दैट इज रिबट द प्रिजम्पशन बाय लीडिंग, बाय लीडिंग एविडेंस दैट द चेक was not, check was not issued for discharge of, for discharge of
लीगली एनफोर्सिएबल डेट, लीगली एनफोर्सिएबल डेट। फर्दर लिखिए इसमें अब केस लॉ, एक और लिख रहे हैं मतलब केस हम यहाँ पे। राम कश्यप, राम कश्यप चिट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चिनाम, चिनाम कृष्णा मूर्ति। इसमें लिखना बस एक लाइन में लिख लीजिए, हेल्ड। सेक्शन 139 provides for presumption of existence of legally enforceable debt. This presumption is rebuttable, that is, evidence can be led by accused to prove to the contrary, but no defense, no defense of coercion or legal liability, legal liability is allowed। आप सिर्फ इसको डिस्प्रूव करने के लिए करो, ये नहीं कि मेरे ऊपर कोर्जन था, कोर्जन में चेक दिया, ऐसे डिफेंसेस नहीं आएंगे। इसमें लिखिए देयरफॉर, देयरफॉर सेक्शन 139, नहीं इसके अलग है, ये केस खत्म हो गया। 139 प्रोवाइड्स फॉर ऑन whom burden of proof lies। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ अब। क्वेश्चन टाइप में लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन वो तो जनरल हो गया ना, केसेस के साथ हमने लिख लिया, क्वेश्चन टाइप में लिखना। प्रिजम्पशन under section 139 is rebuttable। Discuss standard of proof required for the same। हमें ये तो सबको पता होता है कि हाँ रिबटेबल है, रिबटेबल है, उसके ऊपर हमने डिटेल में पढ़ भी लिया कि दिस इज रिबटेबल प्रिजम्पशन। बट किस तरह का हमें प्रूफ करना है, हमने कहा ना कि एक्यूज चाहे तो एविडेंस ला सकता है उसको रिबट करने के लिए। अब एक्यूज को कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, है तो ये क्रिमिनल केस है, यहाँ पे क्या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा या फिर सिर्फ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें लिखिए सिंपल, हम इसको केस के साथ आंसर कर रहे हैं। आपको कल वैसे मैंने बता दिया था कि सिर्फ हमें यहाँ पे प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ही प्रूफ करना है, क्योंकि है ये सिविल नेचर का, इसको क्रिमिनल कलर्स दिए गए हैं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जो बर्डन है वो भी सिविल वाला ही रहने वाला है। तो अगर जो एक्यूज्ड है सिर्फ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से भी ये प्रूफ कर देता है ना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से भी ये प्रूफ कर देता है
कि देयर वॉज नो लीगली एनफोर्सिएबल डेट, तब भी वो जो प्रिजम्पशन लिया था वो क्या हो जाएगी, रिबट हो जाएगी। इसमें लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। ANSS, राजा शेखर, शेखर राजा, इकट्ठा है ये, शेखर, शेखर है, शेखर। हाँ, ANSS, फिर ये इकट्ठा है, राजा शेखर वर्सेस ऑगस्टस जेबा आनंद। हाँ, बुरा सा नाम है, मतलब मुश्किल है आपके लिए याद करना, बट 2019 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, याद रख लेना। देखो, ऐसा होता है, हम इसको जो पढ़ रहे हैं ना, मैं एक दिन में करवा सकता था आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जब प्रीलिम्स हिमाचल का हो जाएगा उसके बाद तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा ना। उसके बाद आपको लैंग्वेजेस भी करनी है, हिंदी करनी है, इंग्लिश करनी है, साथ में बाकी के सब्जेक्ट्स भी एक बारी तो देखोगे सारे। तो इसको डिटेल में नहीं जा पाओगे, तो अगर अभी डिटेल में कर लोगे डबल बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो आपकी मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि करना ही करना है ना ये तो हमें वहाँ पे, इसलिए मैं डिटेल में लिखवा रहा हूँ। दूसरा, जब आप इतनी डिटेल में कर लेते हो तो जो आपको एमसीक्यूज में अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया होता है उसमें मिस्टेक के चांसेस फिर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो और ये बहुत बड़ा तो है नहीं, 2-3 क्लासेस और लगेंगी, खत्म हो जाएगा। चलिए इसमें लिखिए, दी टू जज बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in view of the fact in view of the facts and circumstances of the case and the law laid down by Supreme Court in the case of case of Rangappa Rangappa versus श्री मोहन, श्री नहीं है, श्री मोहन, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है इससे पहले की, रंगप्पा वर्सेस श्री मोहन, इसको रेफर किया इस केस में। मेड दी फॉलोइंग, मेड, इसमें लिखना, मेड दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, इसमें लिखना, दी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ फॉर रिबटेबल sorry the standard of proof for rebuttal of the presumption under section 139, the standard of proof for rebuttal of presumption under section 139 is guided by a preponderance of probabilities, preponderance of probabilities, full stop. Therefore, if the accused if the accused is able to a probable defense raise a probable defense which creates which creates doubt which creates doubts about the existence of a legally enforceable debt or liability, the prosecution
द प्रोसिक्यूशन कैन फेल। कैन फेल मतलब फिर वो प्रिजम्पशन रिबर्ट हो जाएगी। बस आपको है क्या, सिंपल ये याद रखना है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, दो केसेस याद रख लेना। अब इसमें मैं और इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं पूछा, तो देखो हमसे ये हुआ है, इसने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन इतना इज रिबर्टेबल। तो पहले तो हमें 139 को डिस्कस करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखवाया, हम ऊपर कवर कर चुके हैं। उसको केसेस के साथ डिस्कस करना। फिर जो सेकंड पूछा हुआ है डिस्कस स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो ये हमने लिखा है सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, हमने जो ये लिखा है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का लिखा है। विद द हेल्प ऑफ टू केसेस हमने इसको जस्टिफाई कर दिया, जिसमें वन इज लैंडमार्क केस। नेक्स्ट 139 हो गया। 140 पे मैंने वैसे आपको लिखवा दिया था, इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है कि मेंजरिया जो है नॉट रिक्वायर्ड, मेंजरिया नॉट रिक्वायर्ड के ऊपर लिख दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वगैरह कुछ मैंने आपको लिखवा दिया था शायद उसके ऊपर, आपको है ना। अगर लिखना है तो केस लिखवा सकता हूँ, पर छोड़ो रहने दो, ठीक है। इतना 140 जो है, हमने इन तीनों सेक्शंस को इकट्ठा ही पढ़ना है। इतना आपने पढ़ लिया, मोर देन इनफ है ये। अ, ये चीज़ आप कर सकते। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक देखिए, यहाँ से अगर आने के चांसेस है ना, 139 बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 140 प्रीलिम्स में आता होता है, 138 भी पूछा जा सकता है, बट वो इतना जनरल क्वेश्चन है कि सबको आता ही होता है, तो वो एग्जामिनर जानबूझ के आउट ऑफ द बॉक्स आपसे पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। और अभी तक हमने जितना भी टॉपिक किया उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर एग्जाम में आने के, मैं पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात कर रहा हूँ, मेंस के एग्जाम में अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं तो वो रहते हैं 141 के। इसके अलावा 139 भी आ सकता है, 138 भी आ सकता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। रीज़न क्या है इसके इम्पॉर्टेंट होने का? इस सेक्शन में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था किसी टॉपिक के ऊपर, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। कंपनीज की बात कर रहा है बेसिकली, यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था। कंपनीज का तो आपको पता है आर्टिफिशियल एंटिटीज होती है। यहाँ पे याद रख लेना, कंपनीज का मतलब है किसी भी तरह की एसोसिएशन। ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। अगर वो कोई फर्म भी है या फर्म के अलावा कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी है, वो भी यहाँ पे कंपनी ही मानी जाएगी। लिखा हुआ है यहाँ पे एक्ट में, जब हम पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा। तो आप ये चीज समझिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल एंटिटी होती है। आर्टिफिशियल एंटिटी जो है वो खुद से चेक तो नहीं ड्रॉ कर सकती ना। देयर आर ऑलवेज सम पर्सन्स बिहाइंड द कंपनी, जिसके पास वो अथॉरिटी है चेक इशू करने की। हो सकता है वो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हो, या हो सकता है वो कोई और पर्सन हो। तो वो पर्सन, ध्यान से सुनना, वो पर्सन जिसने वो चेक ड्रॉ किया हुआ है, इशू किया हुआ है, उसकी जॉइंट लाइबिलिटी बनेगी, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बनेगी अलोंग विद द कंपनी। इट मीन्स कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी है, जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कंपनी के केस में आप देखना, कंपनी का नाम लिखा होता है उस पे, चेक पे, और कंपनी क्या ऑथोराइज सिग्नेटरी जो है वो उस पे साइन कर रहा है। तो उस सिग्नेटरी की या जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस चेक को इशू करने के लिए, उस उनकी अलोंग विद दी कंपनी, दोनों की क्या बनेगी, जॉइंट लाइबिलिटी बनेगी। अब डिस्प्यूट कहाँ पे चल रहा था, मैं आपको डिस्प्यूट बता रहा हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेयर तो सबको आता ही होता है। इसमें डिस्प्यूट ये चल रहा था कि क्या कंपनी को प्रोसिक्यूट किया जाना मैंडेटरी है, क्या कंपनी को प्रोसिक्यूट किया जाना मैंडेटरी है, या फिर जिसने जिसने ऑथराइज सिग्नेटरी जो है, जिसने सिग्नेचर, जिसने इशू किया है चेक, उसकी ही इंडिविजुअल लाइबिलिटी यहाँ पे बन सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो ऑथराइज सिग्नेटरी था। वी हैव नंबर ऑफ जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की, जिन्होंने टाइम एंड अगेन ये चीज हेल्ड किया कि कंपनी को अगर आपने प्रोसिक्यूट नहीं भी किया है, अकेला वो जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसकी भी यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाएगी, यानी कि कंपनी को प्रोसिक्यूट करना मैंडेटरी नहीं है। बट हमारे पास कुछ केसेस आते हैं जिसमें कहा गया कि नहीं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, तो विदाउट प्रोसिक्यूटिंग कंपनी आप ऐसे कैसे इंडिविजुअल की लाइबिलिटी बना सकते हो? तो कंपनी की प्रोसिक्यूशन इज मस्ट। तो अब ये कन्फ्लिक्ट आ गया, बिकॉज जो रेशियो ऑफ जजेस था वहां पे दोनों में सेम था,
जिन्होंने कहा कि विदाउट प्रोसिक्यूटिंग कंपनी भी हो सकता है, या जिन्होंने कहा कि नहीं कंपनी को मैंडेटरी है यहाँ पे प्रोसिक्यूट करना, तो रेशियो सेम था। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बन जाएगी अब कि इस एम्बिग्यूटी को क्लियर करने के लिए लार्जर बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिठानी चाहिए। फिर फाइनली हमारे पास वो लार्जर बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आती है और उन्होंने ये डिसाइड किया कि दिस इज जॉइंट लाइबिलिटी, बिना कंपनी को प्रोसिक्यूट किए हुए यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बन सकती। अब आपको तो ये क्लियर हो गया कि कंपनी की प्रोसिक्यूशन मैंडेटरी है, बट अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो सिर्फ हाँ या ना में नहीं चलेगा ना, हमें पहले वो हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी कि इन केसेस में ऐसे अपहेल्ड किया गया, और बाद में फिर हमारे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एम्बिग्यूटी को दूर किया। हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 केसेस करेंगे यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर, ताकि अगर यहाँ से आ जाए तो विद द हेल्प ऑफ 3 केसेस आप बहुत अच्छे से उसको आंसर को फ्रेम कर पाओ। और पहले इसको बेयर से पढ़ लेते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान से देखना। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, यहाँ पे कंपनी जो है वो कौन से ऑफेंस कर रही है, चेक बाउंस हो रहा है, कंपनी ने चेक इशू किया। इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज अ कंपनी, अगर कंपनी ने चेक इशू किया था और कंपनी का जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस was committed sorry every person who at the time of the offense was committed, was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company। देखो क्या कह रहा है वो, जिस समय वो चेक इशू किया गया, जब 138 का आपने चेक इशू किया था, उस समय एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस की बात कर रहा है। जब ऑफेंस कमिट हुआ, जो पर्सन क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे। फिर वॉज इन चार्ज ऑफ, जो पर्सन उस कंपनी के इंचार्ज में थे उस टाइम पे वो, और वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। आप इन शॉर्ट ऐसे याद रख लीजिए, एवरी पर्सन जिसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो रही है या फिर जो इंचार्ज है, उसकी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। किसके साथ, ये देखिए, एज वेल एज द कंपनी, यहाँ पे लिख दिया उसने आपको, सिर्फ इन पर्सन की लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे लाइबिलिटी आपको दे रहा है एवरी पर्सन की, प्लस एज वेल एज द कंपनी shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। यानी कि 138 का मुकदमा इनके ऊपर भी चलेगा। किसके ऊपर चलेगा, एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल प्लस कंपनी एज वेल एज कंपनी, यहां पे लिख लेना जॉइंट लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, provided that nothing contained in this subsection shall render any person liable to be punishment if he proves that the offense was committed without his knowledge, or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offense। आप देखिए, जब सपोज कीजिए एक कंपनी का चेक है, मेरे पास अथॉरिटी है उसको साइन करने की, मेरी तो लाइबिलिटी बनेगी यहाँ पे। फिर जो इंचार्ज ऑफ द कंपनी है, डायरेक्टर वगैरह, उनकी भी लाइबिलिटी बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो सब एवरी पर्सन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, जो एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड, जो रिस्पॉन्सिबल थे, या फिर वाज इन चार्ज ऑफ, जो इंचार्ज थे उस कंपनी में। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर किसी को अपनी लाइबिलिटी यहाँ से हटवानी है, मतलब लाइबिलिटी से बाहर होना है, तो डिफेंस में क्या कहेगा, डिफेंस में ये ला सकता है कि मेरी नॉलेज में ही नहीं था ऐसा कुछ, उसने चेक इशू कर दिया बट मेरी नॉलेज में नहीं था कि ये चेक वगैरह ऐसे इशू किया गया है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी से पैसा लेना है, अब कंपनी का डायरेक्टर थोड़ा ना हर बार साइन कर रहा है उस पर, जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसने साइन करके आपको दे दिया। अब ये जो साइन करके आपको दिया है यहाँ पे अमाउंट, वो लीगली एनफोर्सिएबल डेट के लिए वो आपको दे रहा है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है वो ये नहीं कह सकता कि मेरी नॉलेज में नहीं था। नॉलेज वो उसने इम्प्लाइडली उसको अथॉरिटी दे रखी है कि जितने भी कंपनी के डेट होंगे उसके लिए आप चेक इशू कर दोगे। नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये है कि
चेक किसी ऐसी चीज के लिए दिया गया है जिसमें सच में उसको नहीं पता था, या जिसके लिए आपने ऑथोराइज्ड पर्सन को इम्प्लाइडली कोई अथॉरिटी नहीं दिया गया, तब तो आपकी लाइबिलिटी यहां से बच सकती है, अदरवाइज नहीं। और दैट ही हैड एक्सरसाइज्ड ऑल ड्यू डिलीजेंस, या तो उसने विदाउट नॉलेज दिया है, या फिर आपने यानी कि इंचार्ज ने विद ड्यू डिलीजेंस सब चीजें की थी, फिर भी चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो ये क्या है, डिफेंस है, डिफेंसेस हैं लाइबिलिटी से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ तक देखिए 141 में पहले से ही हमारे पास दिया होता था, बट ये जो प्रोवाइडेड फर्दर प्रोवाइजो ऐड की गई है ना, ये 2002 की जो अमेंडमेंट थी, 2002 अमेंडमेंट एक्ट, हमने पहले भी पढ़ा ना 2002 अमेंडमेंट एक्ट, कौन से एक्ट से, एक्ट नंबर 55 से आया। तो ये 2002 अमेंडमेंट एक्ट से इस चीज को भी ऐड किया गया, 1 साल की पनिशमेंट को 2 कर दिया गया 138 में, और एक ये नई प्रोवाइजो यहाँ पे ऐड कर दी गई। क्या है प्रोवाइजो, ये ध्यान से देखना, that where a person is nominated as a director of a company by virtue of his holding any office or employment in the central government or state government or a financial, central government, state government or a financial corporation owned or controlled by a central government or state government, as the case may be, he shall not be liable for prosecution under this chapter। यहाँ पे ये जो पब्लिक ऑफिसर्स है ना, आप ये कह लीजिए 2 तरह की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट की बात हो रही है सिर्फ, तो अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, तो अगर उन्होंने कोई चेक किया हुआ इशू वगैरह, उनकी लाइबिलिटी को यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। अपने बेयर एक्ट पे लिख लेना साइड पे, गवर्नमेंट कंपनी या फिर एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर्स भी इनको कहते हैं हम, गवर्नमेंट कंपनी या फिर ब्रैकेट्स में लिख लेना एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर्स। हम ये कह रहे हैं ना कि इन डायरेक्टर्स की कंपनी के लिए जो डायरेक्टर्स हैं, ये इनकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, भले ही वो गवर्नमेंट कंपनी है या एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर्स है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए सब सेक्शन 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, ऊपर जो भी कुछ हमने पढ़ा कि जॉइंट लाइबिलिटी बनेगी, where any offense under this act has been committed by a company and it is proved that the offense has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। कुछ नहीं है, ये जो आपको सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है ना, काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है, जो ऊपर सबसेक्शन 1 में एवरी पर्सन लिखा हुआ था ना कि किस किस की लाइबिलिटी बनेगी, तो उसी चीज को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो सबसेक्शन 1 में लिखा है वो तो है, उसको फर्दर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर किसी का उसमें निग्लेक्ट है या फिर कंसेंट के साथ हो रहा है वो ऑफेंस, और निग्लेक्ट या कंसेंट किसका है, डायरेक्टर का, मैनेजर का, सेक्रेटरी का या किसी भी ऑफिसर का, भले ही उसके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं थी, ऊपर तो साइनिंग अथॉरिटी थी ना उसके पास, भले ही उसके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी उसकी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका नेक्सेस हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया उस ऑफेंस के साथ। लास्ट देखिए एक्सप्लेनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रीलिम्स में बहुत बारी पूछा गया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट कंपनी मीन्स, अब हम जब कंपनी पढ़ते हैं ना, या जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने कंपनीज एक्ट में कंपनी के बारे में पढ़ा होता है, कंपनी को तो इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, है ना, यहाँ पे बट कंपनी की डेफिनेशन क्या कह रहा है वो, मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि यहाँ पे कंपनी जो लिमिटेड है सिर्फ वो प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड तक नहीं है, फर्म भी कंपनी का पार्ट होगा, या फिर फर्म के अलावा
किसी भी तरह की एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है उसको भी हम क्या कहेंगे, कंपनी, फॉर दिस पर्पज ओनली। यानी कि अगर एसोसिएशन, एक पार्टनरशिप फर्म है, सपोज दो लोगों ने मिलकर बिजनेस कर लिया, अब वो तो कंपनी नहीं है ना, वो तो पार्टनरशिप फर्म है। तो अगर उस पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया हुआ है, चेक इशू किया हुआ है और वो बाउंस हो जाता है, तो लाइबिलिटी इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली बनेगी, ठीक है। एंड डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर इन रिलेशन टू फर्म मींस पार्टनर इन अ फर्म। कंपनी में डायरेक्टर कौन होता है, कंपनी में जो हेड ऑफ दी वो होता है प्रोप्राइटर, जो प्रपोजल्स लेके आते हैं, एक भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो डायरेक्टर होते हैं। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में वो कह रहा है डायरेक्टर कौन होगा, जो पार्टनर होंगे फर्म के वो सभी डायरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन आपको बस इतना याद रखना है, कंपनीज के केस में लाइबिलिटी बता रहा है। हमने 138 जो पहले पढ़ा था वो चेक डिसऑनर की बात कर रहा था इंडिविजुअल के केस में, यहाँ पे ये कह रहा है कंपनी के केस में हो जाएगा। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस आया कि वाइकेरियस लाइबिलिटी बन रही है, जॉइंट लाइबिलिटी बन रही है, ठीक है। और ये टिप्स पे याद रख लेना, कंपनी इंक्लूड्स एनी फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, और पार्टनरशिप के केस में डायरेक्टर कौन होता है, पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। एक्स ऑफिशियो जो डायरेक्टर्स होंगे, यानी कि पब्लिक कंपनी के केस में लाइबिलिटी नहीं बनने वाली यहाँ पे। अब इसमें लिखिए थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन सेक्शन 141, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, नंबर याद रख लेना साथ के साथ, ठीक है। 141, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, जॉइंट लाइबिलिटी। जॉइंट लाइबिलिटी, ठीक है, इसमें लिखना कंपनी as well as every person who was in charge of and was responsible for responsible to the company shall be liable। यहाँ पे हम डायरेक्टली लाइबिलिटी लिख रहे हैं, किसकी लाइबिलिटी है, कंपनी की, एज वेल एज एवरी पर्सन, इन दोनों की लाइबिलिटी है, जो पर्सन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे। इसमें लिखना डिफेंस, हेडिंग बना देना डिफेंस, द ओनली डिफेंस इज फर्स्ट offense was committed without his knowledge or second, he exercised all due diligence to prevent the commission of offense। किसी को अपनी लाइबिलिटी बाहर निकालनी है यहाँ से, वाइकेरियसली लाइबल नहीं होना, तो ये डिफेंस ला सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और लास्ट लिखिए इसमें एक्सेप्शन।
कंपनी नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी ब्रैकेट्स में लिख लेना, एक्स ऑफिशियो, ऑफिशियो डायरेक्टर्स, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है कंपनी, और स्टेट गवर्नमेंट। नॉट लाइबल, नॉट लाइबल अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में लाइबल नहीं होंगे। कंपनी, कंपनी इज इक्वल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑब्लिक फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स की बात हो रही है, और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। क्वेश्चन लिखिए नाउ, दिस इज, ये तो बेसिक लिखवा दिया ना जो बेयर में लिखा हुआ है, अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कंपनी इज इज sine qua non for prosecution of other persons। कमेंट, प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कंपनी दो तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, साइन अ नॉन भी पूछा जा सकता है, नॉट अ साइन अ नॉन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर आपको दो लिखने तो दोनों ही सिचुएशन में दोनों चीज़ें पड़ेगी। इसमें आंसर लिखिए, केस लॉ। फर्स्ट लिखना, मोहम्मद इसक गुलसानी, ये बहुत लैंडमार्क केस है, आप पेपर उठा के देखना, हिमाचल में कई बारी प्रीलिम्स में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोहम्मद इस गुलसानी वर्सेस राजा मौली, मोहम्मद इस गुलसानी वर्सेस राजा मौली, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, 2000। सेकंड केस लिखिए इसमें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अनिल हाडा वर्सेस इंडियन एक्रिलिक, इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, 2000। सुप्रीम कोर्ट, हमने एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस लिखा है, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लिखा है, दोनों में हेल्ड वाला पोर्शन लिख रहे हैं, ठीक है। हेल्ड इन बोथ द केसेस, बोथ द अबव केसेस, इट वाज हेल्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट अंडर सेक्शन 141 it is not necessary, not necessary condition, it is not necessary condition that the prosecution
of a company, prosecution of a company is sine qua non, मतलब एक असेंशियल कंडीशन, ठीक है, फॉर prosecution, prosecution of other persons. The liability of, the liability of the directors, etc. is vicarious. लाइबिलिटी उनकी जॉइंट है, वाइकेरियस है, बट ये नहीं है कि वो कंपनी को हमेशा आपको प्रोसिक्यूट करना ही पड़ेगा, ये इन्होंने कहा। फर्दर लिखना है इसमें, इसमें नहीं मतलब नेक्स्ट लिख रहे हैं हम। देयर आर वेरियस जुडिशियल pronouncements as to when, as to when a director, officer of company, director officer of company is vicariously liable, vicariously liable, full stop. There has also been, there has also been a debate, there has also been a debate as to whether the company, as to whether the company needs to be arraigned an accused as an accused in order to make those responsible, those responsible for the, for the company vicariously, responsible for the company vicariously liable. फुल स्टॉप करके लिखना, द सेड controversy has been part to rest, has been put to rest करना, has been put to rest by 3 judge bench decision of ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस बेंच डिसीजन में ये कहा, केस का नाम लिखिए पहले तो, अनीता हाडा वर्सेस गॉडफादर ट्रेवलर्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड 2012 सुप्रीम कोर्ट। हेड लिखिए डायरेक्टली, हेल्ड, क्योंकि जब आपको ये एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा ना, पहले थोड़ा सा बताना व्हाट इज जॉइंट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, फिर 141 का हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल लाइटली सा पार्ट लिखना। 80% आंसर यही रहेगा आपका अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट 20% में आप बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे पहले, ठीक है। हेल्ड में लिखिए, when the company can be prosecuted, then only the persons mentioned in the other categories, in the other
कैटेगरीज कुड बी वाइकेरियसली लाइबल, कंपनी की प्रोसिक्यूशन होगी तभी बाकियों की वाइकेरियस लाइबिलिटी बनेगी, फुल स्टॉप। देयर कैन नॉट बी एनी वाइकेरियस लाइबिलिटी unless there is prosecution against the company, unless prosecution against the company. Therefore, Honorable Supreme Court cleared the long prevailing ambiguity। जो अनक्लियरिटी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। कंक्लूजन में लिखना, प्रोसिक्यूशन ऑफ कंपनी इज साइना क्वा नॉन, दैट इज an essential condition for the prosecution of other persons। बस इतना ही लिख दीजिए, वहाँ पे आपको जो लिखना होगा लिखना, यहाँ पे मेन चीज़ हमने लिख दिया। 3 केसेस बस ये याद रख लेना, ज़्यादा नहीं। 141 पे अगर एक और केस लिखना है ना आपको, हमने कल पंकज मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस लिखा था, अगर आपको याद होगा। हमने पंकज मेहता स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लिखा तो उसमें है कि लीगली एनफोर्सिएबल डेट है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी याद कीजिए लिक्विडेट हो रही थी, वहाँ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर को असाइन किया गया था। ठीक है, तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि आपका लीगली एनफोर्सिएबल डेट नहीं है, भले ही कंपनी की लिक्विड बाइंडिंग वाउंड अप की प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट हो चुकी है, बट डेट के लीगली एनफोर्सिएबिलिटी पे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। तो वो कंपनीज के केस में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अपने बेयर पे लिख के रख लेना, या जहां कल वो लिखा था आपने केस, उसके साथ में ऐसे लिख देना ऑल्सो अंडर सेक्शन 141, कि डबल डबल केसेस ना करने पड़े, कि जब भी 141 से पूछा जाए तो हम वो केस यहाँ पे भी लिख दें। तो ये 141 भी आपका कंक्लूड हो गया। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेयर एक्ट पढ़ लेना, जो लिखवाया है ये तो आपको छोटा सा ही पोर्शन है, याद रहेगा। और आपने देखा होगा, अगर 10 ईयर देखा है ना हिमाचल प्रदेश का, तो आपसे केसेस बहुत पूछे होते हैं उन्होंने, यही केसेस होते हैं जो लैंडमार्क वाले होते हैं। तो देयर आर चांसेस कि जो आपको लिखवा रहा हूँ उसमें से आ जाएगा, बट केसेस का कोई लिमिट नहीं होती है। वी हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ केसेस, कुछ भी पूछा जा सकता है वहाँ पे। तो हम उस पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि पता नहीं कौन सा केस पूछ लिया जाए, वो सभी को नहीं आता, आपको नहीं आता तो वो किसी को भी नहीं आता। ठीक है, आपको क्या करना है, एक तो बेयर से कमांड बनानी है, प्लस एमसीक्यूज ट्राई कर लेना, और हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के लिए 10 ईयर जो है वो परचेज जरूर कर लेना। उस 10 ईयर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं हिमाचल प्रदेश में। जिस तरह के क्वेश्चंस पंजाब हरियाणा या बाकी स्टेट्स में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं आपको। ठीक है, 40% जो है, 40 नहीं 80% पेपर वैसा ही मिल जाएगा जैसा बाकी स्टेट्स में आता है, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बट 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आउट ऑफ बॉक्स पूछे होंगे, तो वैसे क्वेश्चंस आप पहले अगर प्रिपेयर करके जाओगे ना, जैसे मैंने आपको बोला, ये नहीं पूछेगा अमेंडमेंट बताओ, वो बोलेगा एक्ट नंबर बताओ अमेंडमेंट का कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक बार ही जरूर रेफर करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को। नेक्स्ट देखिए, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस टॉपिक, इसके बाद तो वैसे ही हमारा जितना भी टॉपिक रह जाएगा ना वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रह जाएगा। एक और केस है, वैसे मैंने इसमें लिखवाया नहीं बट लिख लीजिए।
141 में, क्योंकि ये लैंडमार्क है। लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फुल बेंच का है ये, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। फिर शुरू कर रहे हैं इसको, जो कॉग्निजेंस 142 स्टार्ट करने लगे हैं, फिर शुरू करते हैं। छोटा सा पोर्शन रह गया लिखवाने को, वो लिख लीजिए। हाँ, इसी के आगे लिख रहे हैं, 141 के साथ ही लिख रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अलग से लिख रहे हैं। आप ऐसे लिख देना, लाइबिलिटी ऑफ, हेडिंग कर लेना ना, लाइबिलिटी ऑफ अदर पर्सन, डायरेक्टर्स एटसेट्रा, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी एटसेट्रा, ये हेडिंग हो जाएगा। केस लॉ लिख लीजिए। मैं सिर्फ ये इसलिए लिखवा रहा हूँ, वैसे तो चीज़ें तो आपको समझा दी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है, सुप्रीम कोर्ट का है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, इसमें लिखिए केस लॉ, SMS फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, लिमिटेड वर्सेस नीतू बाला भाला भल्ला, सॉरी, नीतू भल्ला, 2005, सुप्रीम कोर्ट, फुल बेंच, फुल बेंच, इसमें लिखिए। दी हेल्ड में लिख लेना, द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 141 is that the person sought to be made liable, sought to be made liable, should be in charge, should be in charge of, in charge of and responsible for the, responsible for the conduct of the business। ये तो हमने पढ़ा ही है ना, बेयर जब पढ़ रहे थे यही तो चीजें लिखी हुई थी, एवरी पर्सन हु इज इन चार्ज, है ना, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एट द रेलेवेंट टाइम। रेलेवेंट टाइम, रेलेवेंट टाइम क्या होगा यहाँ पे, जब चेक को ड्रॉ किया गया है। दिस हैज टू बी averred as effect as there is no deemed liability, deemed liability, no deemed liability of a director etc in एवरी केस। हमें ये नहीं कि वो डायरेक्टर है तो उसको लाइबल कर दो, ये चीज़ भी बताना पड़ेगा वो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्ट के लिए, वो इंचार्ज में थे किस टाइम पे, एट रेलेवेंट टाइम पे। अगर वो चीज़ें प्रूव नहीं होगी साथ में, ये थोड़ा ना कि हर किसी डायरेक्टर की लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी। साथ में लिखिए, देयरफॉर so far as signatory of a check which is dishonored is concerned, he is clearly responsible for the incriminating act and will be covered under section 141, but for liability
ऑफ अदर पर्सन्स some other conditions as mentioned in section 141 must be fulfilled। बाकी की कंडीशंस कौन सी हो गई कि वो रेलेवेंट टाइम पे उसके इंचार्ज में था, रिस्पॉन्सिबल है कंडक्ट के लिए, ये सारी चीज़ें होंगी, तभी वो बाकियों की लाइबिलिटी बनेगी। अदरवाइज जिसने साइन किए हैं उसकी लाइबिलिटी तो बन ही रही है, ऑब्वियसली वो साइन कर रहा है तो वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा। क्या कह रहे हो आप? हाँ हाँ, जब चेक आपने वो किया। हाँ हाँ हाँ, या बाउंस के टाइम पे भी कह सकते हो, क्योंकि पैसे तो बाद में भी हमारे पास इसके ऊपर भी जजमेंट्स हैं। आपने आज साइन कर दिया, आपका जो अकाउंट है बिल्कुल खाली है, तो ये नहीं कि आपने डिसऑनेस्टली किया है, आपने कल मॉर्निंग में ही पैसे जमा करवा दिए और उसने चेक लगवाया, वो इन कैश हो गया, तो कोई लाइबिलिटी नहीं बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो जब नहीं, दोनों ही सिचुएशंस है ना। आप सोचो, कंपनी के डायरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, अगर आपको पता होगा। तो अब सपोज कीजिए आज मैंने एक चेक साइन किया, तो उस टाइम पे मिस्टर एक्स डायरेक्टर है, उसकी अथॉरिटी है, वो इंचार्ज है, और वो चेक जब साइन किया, ठीक है, उस समय देखना पड़ेगा कि क्या उसकी लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि क्या उस समय मेरे पास अथॉरिटी तो थी उसको साइन करने की, बट क्या मेरे अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स थे या नहीं थे। फिर सपोज कीजिए जब बाउंस हो गया, वही डायरेक्टर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई और डायरेक्टर है फिर उसकी लाइबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया हुआ है, उनके पार्ट पे कोई लेक्यूना नहीं है, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नया वाला जो डायरेक्टर आ रहा है वो भी कह सकता है कि मेरी नॉलेज में नहीं था, ये चेक नहीं है, तो वो बिल्कुल डिफेंस ले सकता है वहां पे वो। ठीक है, तो ये फिर मैटर ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस रह जाएगा कि किसकी लाइबिलिटी बनेगी किसकी नहीं। हाँ, नहीं, अलग अलग दोनों डिफेंस लिए जा सकते हैं, वो नॉलेज भी लिया जा सकता है और दूसरा भी। ठीक है, और इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे में इतनी डिटेल में नहीं जाएगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा अगर उसको कुछ पूछना है। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट सेक्शन है 142 जो इम्पोर्टेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें हम लिखेंगे। इसके अलावा जितने भी सेक्शंस आगे आप पढ़ोगे ना, वो सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बाद में ऐड किए गए थे अमेंडमेंट से। हाँ, हम एक क्वेश्चन ये जरूर लिखेंगे, जो वेरियस अमेंडमेंट्स हमारे पास आई उसके पीछे क्या पर्पस था और कब कब कौन सी अमेंडमेंट आई है हमारे पास। वैसे थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में जरूर लिखाया होगा। देखिए, 142 जो है वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की बात कर रहा है। कौन से ऑफेंस की बात कर रहे हैं? जो ऑफेंस 138 सेक्शन में कमिट हुआ है। ऑफेंस तो 138 में ही है ना, आगे तो उसकी सारी प्रोविजंस चल रही हैं। अब ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है, इसके कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस सबको पता है, जुडिशियल माइंड। जब कंप्लेंट, ये बेसिकली क्या होते हैं, कंप्लेंट केसेस होते हैं। हम सीआरपीसी बीएनएसएस जब पढ़ते हैं वहां पे हमने कंप्लेंट केसेस के बारे में पढ़ा है। ये वो कंप्लेंट केसेस हैं, आपको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है इसको। ये नहीं कि आप 138 के लिए 138 की बात कर रहा हूँ, 420 आईपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। 138 सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एफआईआर नहीं लिखी जाएगी आपकी। ये कंप्लेंट केसेस हैं, आपको डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होगा कंप्लेंट के लिए। अब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब लेगा कब नहीं लेगा उसके ऊपर है ये। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लिखा हुआ है ना, तो मजिस्ट्रेट को क्या करना है, जब आपने उनको कंप्लेंट दिया, तो सेक्शन 200 सीआरपीसी में जब हम पढ़ते हैं, या फिर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस को जब पढ़ते हैं, वहाँ कंप्लेंट के बारे में लिखा हुआ है। कंप्लेंट को डिफाइन किया हुआ है 2D ऑफ सीआरपीसी में या फिर 2H ऑफ बीएनएसएस में, सेम ही डेफिनेशन है, कोई चेंजेस तो है नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि बीएनएसएस में कुछ भी आपको दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि बीएनएसएस में अगर कोई प्रोसीजर अलग भी दे रहा है ना कंप्लेंट केस फाइल करने के बाद, हम ये जो है प्रोविजन उसको ओवरराइड कर जाएगी। क्या लिखा हुआ है कॉग्निजेंस लेने के लिए, ध्यान से देखिए। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट, एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट in writing made by the payee or
एज द केस मे बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो गया है, जब हम सेक्शन 190 पढ़ते हैं ना सीआरपीसी का, या फिर सेक्शन 210 पढ़ते हैं बीएनएसएस का, बीएनएसएस में सेम ही सेक्शन है ना, किस चीज के बारे में आपको बताया हुआ है, कॉग्निजेंस के बारे में बताया हुआ है। एक मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस कैसे ले सकता है, या तो कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस लेता है मैजिस्ट्रेट, या पुलिस केसेस में कॉग्निजेंस लेता है मैजिस्ट्रेट, या फिर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। बट 138 के जो केसेस हैं वहां पे ना तो कंप्लेंट केस ना ही सुओ मोटो वो कॉग्निजेंस लेगा, सिर्फ और सिर्फ कैसे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है कंप्लेंट केस में। इट मीन्स की कंप्लेंट आनी चाहिए। कंप्लेंट जो सेक्शन 200 में डाला करते हैं सीआरपीसी के, उसकी बात हो रही है। कौन डालेगा कंप्लेंट, ध्यान से देखिए। कंप्लेंट होनी चाहिए पहले तो राइटिंग में। सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है कंप्लेंट। बट यहाँ पे वो कह रहा है कि राइटिंग में ही होनी चाहिए, और जो सीआरपीसी में कुछ लिखा भी हुआ है तो वी आर नॉट विथस्टैंडिंग दैट, ये ओवरराइड कर रही है उसको। तो पहले तो ये याद रख लेना, एक तो कंप्लेंट होनी चाहिए, उसके बिना कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। वो कंप्लेंट राइटिंग में होनी चाहिए, ओरल कंप्लेंट यहाँ पे नहीं चलेगी। मेड बाय द, कौन कंप्लेंट फाइल करेगा, या तो पेई फाइल करेगा या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स करेगा। पेई कौन हो गया, मैंने रमन को चेक दिया, तो यहाँ पे पेई कौन हो जाएगी, रमन हो जाएगी। मैं ड्रॉर हो जाऊंगा, बैंक को मैंने ऑर्डर किया कि आप इसको पेमेंट कीजिए, तो बैंक मेरा ड्रॉई हो जाएगा, ये पेई हो जाएगी। अब रमन ने उस चेक को, सपोज कीजिए मैंने नाम नहीं लिखा था रमन उस पर, वो सेल्फ चेक था, बियरर को जिसको भी जिसके पास है वो पे हो जाएगा। क्रॉस साइन नहीं किया था, ना नाम लिखा, सेल्फ लिखा मैंने सिर्फ। रमन ने फॉर कंसिडरेशन वो क्या किया, वो जैस्मिन को एंडोर्स कर दिया फॉर कंसिडरेशन। नाउ रमन तो यहाँ पे पेई थी, बट जैस्मिन क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो या तो पेई या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 9 में दिया हुआ है आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स का मीनिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 9 में आपको मिल जाएगा, ऑफ ड्यू कोर्स। तो आपको ये समझ आ गया कि कॉग्निजेंस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट तब लेगा जब कंप्लेंट आएगी, राइटिंग में कंप्लेंट होगी, वो कंप्लेंट पेई ने फाइल किया या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स ने फाइल किया। इसके अलावा कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस। क्लियर हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट? हाँ जी, पहले करवा दूं, आगे करवा दूं थोड़ा सा, फिर पूछ लेना है ना। बी पॉइंट देखिए, सच कंप्लेंट, कौन सी कंप्लेंट की बात कर रहा है जो ये ऊपर हम डाल रहे हैं, इज मेड विद इन 1 month of the date on which the cause of action arises under clause C of the proviso to section 138। आपको याद होगा जब हम वहां लिख रहे थे 138 में, मैंने आपको बोला था 30 15 30 का रूल याद रख लेना, 30 15 30 का रूल याद रख लेना ना। ये 30 क्या थे, डेज लीगल नोटिस के लिए। ये 15 डेज क्या थे, पेमेंट के लिए, उसको इनोसेंट जो ड्रॉर है उसको पेमेंट के लिए टाइम दिया गया। अब जैसे ही ये 15 डेज एक्सपायर होंगे, 16th डे में उसके फेवर में क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन। तो अगर ये कॉज ऑफ एक्शन आ गया तो उसके कॉज ऑफ एक्शन से 30 डेज के अंदर उसको क्या करना है, कंप्लेंट फाइल करना है। मैंने आपको कहा था कि लेटर ऑन पढ़ेंगे इसके बारे में, कहाँ लिखा हुआ है वो, हमें 142 सबसेक्शन 1 के बी क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो कंप्लेंट फाइल की जाती है वो 30 डेज में की जाती है। अब आपसे ये पूछेगा वहां पे कि कॉज ऑफ एक्शन कौन से सेक्शन में अराइज होता है। कॉज, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में, 142 मत लिख देना उसको, क्या लिख रहा है वहां पे, सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 month। यहाँ पे सिर्फ पीरियड दिया कि वो कंप्लेंट फाइल करने का जो लिमिटेशन है वो कितनी है, 1 month है। 1 month ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन, ऑफ विच कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, कहाँ पे अराइज हो रहा है कॉज ऑफ एक्शन, अंडर क्लॉज सी ऑफ द प्रोवाइजो टू सेक्शन 138। क्लॉज सी क्या था, वो बोला हुआ है 15 दिन के अंदर, यानी कि जैसे ही 15 दिन एक्सपायर होंगे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। तो कॉज ऑफ एक्शन आपका क्लॉज सी ऑफ 138 में अराइज हो रहा है, बट उसका जो पीरियड है लिमिटेशन किस चीज का, कंप्लेंट फाइल करने का, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो अगर आपसे कॉज ऑफ एक्शन के बारे में पूछा हुआ है तो ये मत टिक कर देना, वो हमारे लिए 138 क्लॉज सी है। प्रीलिम्स के लिए टिप्स पे याद रख लेना। एक चीज मुझे वैसे याद आई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 month,
यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मंथ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 30 डेज। 1 मंथ अगर सपोज कीजिए मैंने 1 February को वो दिन खत्म हो गए, कॉज ऑफ एक्शन 1 February को आया मेरी फेवर में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना कि 1 मंथ ऑफ द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है? जब वो 15 डेज का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। तो वो एक्सपायर हुआ सपोज कीजिए 31 January को। अब यहाँ 1 मंथ की बात कर रहा है, क्या ये 1 मंथ फेब्रवरी में अगर 28 डेज है हमारे पास 28 डेज में खत्म हो जाएगा, या फेब्रवरी में 29 डेज है तो 29 में खत्म हो जाएगा? आंसर इज नो। पूरे सिर्फ इस एक्ट की बात नहीं हो रही है, किसी और एक्ट में, लिमिटेशन में, अदरवाइज कहीं पे भी जब हम 1 मंथ का पीरियड पढ़ा करेंगे ना, 1 मंथ का मतलब होता है जो हमने जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ते हैं वहां पे आपको दिया हुआ है 1 मंथ हमेशा हम कंस्ट्रू करके चलेंगे 30 डेज के इक्वल। तो ये 1 मंथ लिखा है तब भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डेज। अब ये जो 30, हाँ तब भी फर्क नहीं पड़ता, 31 डेज भी है उस मंथ में तब भी नहीं फर्क पड़ता, 30 डेज ही उसको कंस्ट्रू किया जाएगा। अब आपको एक चीज यहाँ पे ये याद रखनी है, भले ही लिख लेना, ये इसलिए याद रखनी है आपको क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। सपोज डेट ऑफ चेक, मैंने कोई चेक इशू किया 1 January 2025 को, वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ 1 January 2025 को, तो ये प्रेजेंट कब करना पड़ेगा? इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 6 months और वैलिडिटी। और अगर आरबीआई की बात की जाए, आरबीआई नहीं देखना हमने यहाँ पे जब तक स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ, 3 months दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे हमें, तो इस पीरियड में हमें चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि जो चेक है हमने विद इन दिस पीरियड प्रेजेंट कर दिया, तो जब हमने प्रेजेंट किया तो लीगल नोटिस देना पड़ेगा। प्रेजेंट करने का नहीं होता है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन है, मान के चलिए मैंने 10th, ये तो चेक की डेट है ना, चेक यानी कि ड्रॉ किया गया चेक, चेक को ड्रॉ किया गया, इशू किया गया। चेक को 10th of January 2025 को क्या किया गया? बैंक में लगा दिया गया, यानी कि क्या किया गया? प्रेजेंट कर दिया गया, प्रेजेंटेड टू बैंक। ये है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। चेक मेरा बाउंस हो जाता है 15th of January 2025 को, चेक हो गया डिसऑनर, और मुझे डिसऑनर का रिटर्न मीमो मिल गया। रिटर्न मीमो मुझे बैंक ने दे दिया कि आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो चुका है। तो जब मेरे को इंटीमेशन हुआ ना किस चीज़ का? डिसऑनर का, उसके 30 डेज में, मुझे क्या देना है? लीगल नोटिस। यानी कि इस पर्पजेस के लिए जो ये डेट है ना डिसऑनर के रिटर्न मीमो की जो डेट है, दिस डेट इज द डेट फ्रॉम वेयर 30 days पीरियड ऑफ नोटिस विल स्टार्ट। 30 days पीरियड ऑफ नोटिस कहाँ दिया हुआ है हमें? सेक्शन 138 के क्लॉज प्रोवाइजो के साथ पढ़ लेंगे ना उसको। क्लॉज बी में लिखा हुआ है कि 30 दिन में मुझे लीगल नोटिस देना है। वो 30 दिन कहाँ से स्टार्ट होंगे? जब मुझे रिटर्न मीमो रिसीव हो गया तब से। अब आपको ये पता है कि इसके 15 दिन में हम लीगल नोटिस तो विद इन 30 डेज दे सकते हैं, और वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको क्लियर हो गया? सपोज कीजिए मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, मैंने क्या किया? 1 February 2025 को लीगल नोटिस दे दिया। लीगल नोटिस किसको दिया? टू ड्रॉअर, जिसने चेक ड्रॉ किया था उसको मैंने लीगल नोटिस दे दिया। अब ये जो लीगल नोटिस मैंने दिया है विद इन लिमिटेशन है, विद इन लिमिटेशन तो है ना, 30 डेज में देना था। 30 डेज कहाँ से काउंट हो रहे हैं?
इस डेट से काउंट हो रहे हैं, तो मैंने विद इन टाइम पीरियड दे दिया उसको। फिर ध्यान से देखना, अब ये जो लीगल नोटिस मैंने इसको इस डेट को मैंने क्या किया है, इस डेट को मैंने सेंड किया है उसको, बट जो ड्रॉअर है उसने इसको रिसीव कब किया, रिसीव लीगल नोटिस कौन सी डेट को, सपोज 5 को, क्योंकि बाय पोस्ट मैंने भेजा है तो ये थोड़ा ना आज भेजा आज ही मिल जाएगा, बीच में संडे आ गया कुछ आ गया, तो उसको जो वो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5 को मिल रहा है। अब किस चीज के लिए मैंने लीगल नोटिस उसको दिया है, ताकि वो मुझे पेमेंट कर पाए। अब वो जो पेमेंट 15 दिन का टाइम मैंने उसको दिया लीगल नोटिस में, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इस डेट से, यानी कि जब उसने रिसीव किया है, फ्रॉम दिस डेट, फ्रॉम दिस डेट 15 डेज पेमेंट पीरियड विल स्टार्ट। जो पेमेंट पीरियड का 15 दिन है वो इस डेट से स्टार्ट होगा। और कॉज ऑफ एक्शन कब आएगा मेरे पास, कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा 16th डे, एंड ऑन नॉन पेमेंट सिक्सटींथ डे को क्या होगा, मेरी फेवर में कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा। 16th डे को अगर उसने पे नहीं किया, उससे पहले कॉज ऑफ एक्शन नहीं आ रहा है। सपोज कीजिए, देखो यहाँ पे अगर आप 15 दिन काउंट करोगे, 5 के बाद काउंट हो गए जितने भी हैं, चलो मान के चलते हैं कि उसने क्या किया, 10th को ही केस लगा दिया, या 10th को नहीं 15th को केस लगा दिया। अभी 15 दिन पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले ही केस आप लगा रहे हो, वो केस मेंटेनेबल ही नहीं होगा। वो केस मेंटेनेबल ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है आपकी फेवर में। जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं आएगा केस कैसे डाल सकते हो आप। तो जब तक ये 16th डे आ नहीं जाएगा आप वो केस नहीं डाल सकते हो। यानी कि अब आपके पास केस डालने का जो टाइम पीरियड है ना, फ्रॉम दिस डे 16th डे से लेके कब तक का टाइम पीरियड है आपके पास, ये है आपके पास विद इन 30 डेज। क्या करना है, केस फाइल करना है, केस फाइल करना है, केस मतलब कंप्लेंट फाइल करनी है। और ये 30 डेज कहाँ दिया हुआ है हमें, अंडर सेक्शन 130, सॉरी 142 सबसेक्शन 1 के बी क्लॉज में दिया हुआ है। ये सिर्फ लिमिटेशन का पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे, बट जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कहाँ राइज होता है, अंडर सेक्शन 138 सबसेक्शन मतलब क्लॉज सी में होता है। तो प्रीलिम्स में अगर वो पूछ लिया जाए तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि कब कौन सी डेट स्टार्ट होगी और ख़त्म होगी। अब वापस से आइए बेरेक्ट पे। हमने देखिए पहले दो ये पढ़ लिए हैं, फर्स्ट टू ये भी पढ़ लिया कि राइटिंग में होनी चाहिए कंप्लेंट वगैरह, ठीक है। और सेकंड ये भी पढ़ लिया कि कॉज ऑफ एक्शन 30 डेज का पीरियड मिलेगा। अब ये देखना प्रोवाइजो, ये प्रोवाइजो जो है लेटर ऑन ऐड किया गया कब, 2002 की अमेंडमेंट से ऐड किया गया, पहले नहीं हुआ करता था। क्या लिखा है प्रोवाइजो में, दैट द कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट मे बी टेकन बाय द कोर्ट after the prescribed period if the complainant satisfies the court that he had sufficient cause for not making complaint within the said period। यानी कि जो ये 30 डेज का लिमिटेशन पीरियड है उसकी कॉन्डोनेशन की बात कर रहा है वो। आप यहाँ पे लिख लेना, जो ये 30 डेज का पीरियड है ना, इसकी कॉन्डोनेशन, जैसे लिमिटेशन लॉ हम पढ़ते हैं ना उसमें सेक्शन 5 में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के बारे में बताया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे वो ये कह रहा है कि कंप्लेंट अगर 30 दिन में आप नहीं फाइल कर पाए, ये नहीं है कि उसके बाद अब आप फाइल ही नहीं कर पाओगे, उसके बाद आप फाइल तो कर सकते हो बट आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्डोनेशन के लिए लगाना पड़ेगा। दो तीन तरीके होते हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ। एक तो मैंने शायद आपको बताया ही था, आप चेक को दोबारा प्रेजेंट कर लो ना, नंबर ऑफ टाइम आप चेक को प्रेजेंट कर सकते हो ना। आपने चेक को क्या किया, दोबारा प्रेजेंट कर दिया, तो दोबारा प्रेजेंट कर दिया तो कॉज ऑफ एक्शन आपकी फेवर में दोबारा से आ जाएगा, बट विद इन दी टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय द क्लॉज ए ऑफ 138, 6 मंथ्स और वैलिडिटी पीरियड वाला जो क्लॉज है उसके बीच में आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको प्रेजेंट कर सकते हो।
तो जो जितनी बारी आप करोगे बार बार आपकी फेवर में क्या आ रहा है, कॉज ऑफ एक्शन आ रहा है। मतलब उसके बाद लीगल नोटिस देना पड़ेगा और बाकी चीजें करनी पड़ेगी और उसके बाद आपके पास कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा। एक तो ये तरीका होता है कि आपने दोबारा से प्रेजेंट कर दिया। दूसरा, आप कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन ही लगा लीजिए। प्रेजेंटेशन का टाइम अगर निकल चुका है आपके पास, फिर तो दोबारा प्रेजेंट नहीं कर पाओगे ना। फिर आपके पास क्या वे आउट रह गया, आपको कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। बट ये कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन जो किसी और चीज़ को कंडोन नहीं कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो 30 डेज का 1 मंथ का लिमिटेशन पीरियड है उसको कंडोन किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नो कोर्ट इन्फीरियर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, नो कोर्ट इन्फीरियर टू मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शेल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रायल है वो कौन करेगा, ट्रायल हमेशा चलता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एमएम के पास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास, या फिर सुपीरियर कोर्ट। इससे जो कोर्ट सुपीरियर है ना, सीजीएम वगैरह की कोर्ट हो गई, उनके पास भी चल सकता है। बट इससे छोटी कोर्ट के पास, यानी कि अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है जेएम2सी, तो वहां पे मुकदमा नहीं चलेगा। जनरली जेएमआईसी के पास चलते होते हैं। कई बार स्पेशल कोर्ट भी बना दी जाती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो वहां चलते होते हैं। बट उनमें जो पावर होती है वो जेएमआईसी की दी होती है और कुछ नहीं होता है। तो जो इसके केसेस हैं वो या तो जेएमआईसी के पास, एमएम भी वही होता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, या फिर सुपीरियर के पास चलेगा, बट इंफीरियर के पास नहीं चल सकता, इंफीरियर कोर्ट के पास नहीं चल सकता। अब ये देखिए सब सेक्शन 2, ये जो सब सेक्शन 2 है ना, ये हमारे पास अमेंडमेंट एक्ट 2015 से ऐड किया गया, इससे पहले नहीं हुआ करता था यहाँ पे। ये सब सेक्शन 2 जो है ये अमेंडमेंट एक्ट से हमने, देखो, सबसे पहली अमेंडमेंट पढ़ लिया जिससे चैप्टर पूरा हमारे पास आया। फिर हमने सेकंड अमेंडमेंट भी पढ़ लिया 2002 वाला, और थर्ड अमेंडमेंट 2015, फिर 2018 की अमेंडमेंट पढ़ेंगे। 2015 में ये सब सेक्शन जो 2 है ये ऐड किया गया, उससे पहले नहीं होता था। क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। The offense under section 138 shall be inquired into and tried only by the court within whose local jurisdiction, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कह रहा है इसका ट्रायल और इंक्वायरी कौन सी कोर्ट में चलेगी, जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में। ध्यान से देखना, फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस मे बी मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड, यानी कि एट अ प्लेस ऑफ पेई अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना। देखो, मैं रहता हूं चंडीगढ़ में, और सपोज कीजिए मैंने नीतीश को चेक दिया और नीतीश रहता है मुंबई में। नीतीश रहता है मुंबई में, मैं कौन हूँ, ड्रॉयर। नीतीश कौन हुआ, ड्रॉई। मेरा बैंक भले ही चंडीगढ़ में है, मेरा बैंक कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, बट नीतीश का बैंक कहाँ है, मुंबई में है। अब आपको पता है चेक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, अभी हम दो तरह की बात कर रहे हैं। एक होते हैं बियरर चेक, सेल्फ चेक जिसको हमने कह दिया, एक होते क्रॉस चेक। ये सिर्फ क्रॉस चेक की बात कर रहे हैं। क्रॉस चेक में क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ, ये बियरर की बात नहीं कर रहा। बियरर में तो आपको मेरे बैंक में आना पड़ेगा, फिर आपको पैसा लेना पड़ेगा। ये बात कर रहे हैं क्रॉस चेक की। जब हम चेक को इस तरह से क्रॉस कर देते हैं ना, डबल लाइन के साथ, अकाउंट पे ही उसमें लिख देते हैं। अकाउंट पे ही का मतलब होता है कि जिसका नाम इस चेक में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे, कैश हम उसको नहीं देंगे। प्रोसेस क्या होता है, मेरा अकाउंट है, मनीष का अकाउंट है चंडीगढ़ में बैंक अकाउंट, नीतीश का अकाउंट है कहाँ पे, नीतीश का अकाउंट है मुंबई में। मैंने ये चेक पे नाम लिखा नीतीश, अमाउंट डाल दिया और ये चेक नीतीश को दे दिया। नीतीश को ये चेक लगाना है मुंबई में अपने बैंक में, और इसका बैंकर भेजेगा इस चेक को मेरे बैंकर के पास, और मेरा बैंकर फिर वो अमाउंट को इसके बैंक अकाउंट में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से चेक चला करते हैं। अब अकाउंट में इसके पैसा आ जाएगा, इसको कैश नहीं मिलेगा। इसने चेक कहाँ पे लगाया, ड्रॉई ने अपने बैंक अकाउंट में। केस सपोज इसने मेरे बैंकर को दिया, बैंकर ने किया इसको बाउंस और दे दिया पेई को कि आपका चेक हो गया है बाउंस।
अब जब ये चेक बाउंस हो गया है तो इस सिचुएशन में वो कह रहा है कि इसका केस तो डालना पड़ेगा, नीतीश को रहता कहाँ है, मुंबई में, इसका बैंक कहाँ है, मुंबई में, चेक कहाँ लगाया था, मुंबई में, तो केस कहाँ लगेगा, मुंबई में। चंडीगढ़ में इसका केस नहीं लगाओगे, मुंबई में इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने जो चेक लगाया था वो मुंबई में लगाया था। पेई का जहां पे बैंक अकाउंट है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का जहां पे बैंक अकाउंट है, वहां पे चेक लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखा है, ध्यान से देखिए दोबारा से। इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, अब यहाँ पे थ्रू एन अकाउंट ही आ रहा है ना, कि मेरे अकाउंट, मेरे बैंकर ने इसके बैंकर को भेजा चेक, थ्रू एन अकाउंट द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर, कौन सी ब्रांच ऑफ द बैंक की बात कर रहा है, वेयर द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में बी मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड, और होल्डर इन ड्यू कोर्स यहाँ पे, या पेई कौन था, नीतीश था, इसने लगाया मुंबई में, इसका बैंक अकाउंट जहां पे सिचुएटेड है वो ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी। The offense under section 138 shall be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction, किसकी jurisdiction में, जहां पे पेई का क्या है, अकाउंट है, जहां पे उसने चेक लगाया है। दूसरी सिचुएशन देखिए, इफ द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट, अब ये अकाउंट में नहीं लगा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्रॉस चेक की बात नहीं हो रही है, अदरवाइज थ्रू अकाउंट की बात हो रही है। द ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक, द ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रॉर मेंटेन्स द अकाउंट। मैंने आपको बोला दो तरह के चेक होते हैं, पहले वाला क्रॉस चेक की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात लिख लेना भले ही, क्रॉस्ड चेक, क्रॉस चेक हमेशा क्या होते हैं, बैंक अकाउंट में पे होते हैं। यहाँ पे वो बियरर चेक की बात कर रहा है। बियरर का मतलब हुआ जिसका नाम उस पे लिखा है उसको ही पे होंगे, या सेल्फ लिख दिया जाता है उस पे। तो बियरर चेक का मतलब है, नीतीश अगर मुंबई में रहता है, मैंने इसको चेक दिया ना, ये अपने बैंक में नहीं लगाएगा उसको, ये क्या करेगा, ये चंडीगढ़ में जहां पे मेरी ब्रांच है, उस बैंक की, जिस बैंक ने ड्रॉ किया हुआ है, मतलब जिस ड्रॉई को मैंने ऑर्डर किया हुआ है, मेरी ब्रांच है 37 सेक्टर में, तो ये 37 सेक्टर वाली ब्रांच में आएगा और उन्हें कहेगा कि ये लो चेक, मुझे पैसा दो, और उन्होंने कर दिया बाउंस कि अमाउंट ही नहीं है इस बैंक अकाउंट में, तो इनसफिशिएंट फंड्स, तो इसको केस कहाँ लगाना है, अब ये चंडीगढ़ में ही लगा सकता है। अब ये मुंबई में केस नहीं लगा सकता क्योंकि बियरर चेक था ना, अकाउंट में थोड़ा ना पे हो रहा है। इसलिए लोग वैसे क्या किया करते हैं, जो बियरर चेक भी होते हैं ना, उसमें अगर सिर्फ नाम लिख दिया, उसमें आप अपने आप ही क्रॉस कर लेते हो उसको और बैंक में लगा देते हो कि मेरे बैंक में ही आए पैसा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे, ठीक है। बट ये भी तो हो सकता है कि आप मेरे को कैश निकलवाना है, एटीएम से कितना निकलेगा, 40,000, मुझे चाहिए 10 लाख रुपया, क्या करूंगा मैं, मुझे बैंक से निकालना है 10 लाख रुपया, तो मैं जा भी नहीं सकता बैंक में। मैंने क्या किया, मैं सोच रहा हूँ रमन को भेज देता हूँ, तो मैंने रमन का नाम लिख दिया, उसमें क्रॉस नहीं करूंगा उसको मैं, चेक को, रमन का नाम लिख दिया, वो बैंक में जाएगी, उसको 10 लाख रुपया मिल जाएगा। बट अगर ये बाउंस हो जाएगा तो ये 138 में नहीं आ सकती है, कोई लीगली एनफोर्सिएबल डेट नहीं था यहाँ पे, ये तो मैंने ही, मुझे ही पैसे चाहिए थे, मैंने वैसे दिया ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस है, लिख लेना यहाँ पे। इन केस ऑफ क्रॉस चेक, वो कब कहाँ लगेगा, जहाँ पे ड्रॉई का अकाउंट होगा, सॉरी जहाँ पे पेई का अकाउंट होगा या होल्डर इन ड्यू कोर्स का। इन केस ऑफ बियरर चेक, इसको बियरर चेक कहते हैं, जहाँ पे ड्रॉअर का अकाउंट होगा, यानी कि जिसने चेक ड्रॉ किया है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे याद रख लेना। 2015 की अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया। लास्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए, इसकी बात कर रहा है, वेयर अ चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन एट एनी branch of the bank of the pay or holder in due course, then the check shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the pay or holder in due course as the case may be maintains the account। ये मैंने आपको समझा ही दिया ऊपर कि वहां पे माना जाता है डिलीवर हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन वहां पे अराइज हो रहा है। तो ये भले ही एक ही चीज की बात कर रहे हैं, आप ये दो चीजें याद रख लेना, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, कंफ्यूज मत हो जाना। बस ये देख लेना अकाउंट पे ही चेक है या बियरर चेक है। अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा, बियरर चेक है, तो जिसने ड्रॉ किया है उसके बैंक के वहां पे, और अकाउंट पे ही चेक है तो फिर तो पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स के वहां पे। 142 जो सेक्शन है वो ओवर हो गया, इसको तो नहीं शुरू कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा लिख लेते हैं हम।
हम्म। 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 उस पे नहीं होता, उस पे नहीं होता। जो जो बियरर चेक होते हैं ना। कहाँ पे? नाम नहीं भर, वो तो नीचे वाले में लिख रहा है ना। हाँ। एंडोर्समेंट होती नहीं है उस वाले की। अकाउंट पे ही आपने कर दिया, अकाउंट पे ही अगर आपने कर दिया, नाम नहीं भरा उसका, कुछ वैसे कर दिया कि अकाउंट में ही पैसा आएगा, किसके आएगा? जिसका उस पे नाम होगा या जो प्रेजेंट करेगा। अकाउंट पे ही ना भी लिखो तब भी चल जाता है। क्रॉस करने का मतलब ये है। और आपको बताऊं, ये जो क्रॉस होता है ना चेक, ये भी अलग अलग तरीके से होता है। वो फिर अब हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इतना रखो, दो लाइंस लगा दी, इसका मतलब है क्रॉस चेक है वो। ठीक है। इसमें लिखिए थोड़ा सा। लिखें या कल ही लिखें? टाइम नहीं हो रहा टेस्ट का। एक दो चीज़ें छोटी मोटी लिखवा देता हूँ, आप ये लिखो। सेक्शन, अभी बताता हूँ। सेक्शन पहले ये लिख लीजिए, सेक्शन 142, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इसमें लिखना अंडर CRPC ऑब्लिक BNSS सेक्शन 190 ऑब्लिक 210 respectively, cognizance can be taken, cognizance can be taken either first on complaint, second police report, third suo motu, but section 142 provides that cognizance of dishonor of check under section 138 NI Act can only be taken on complaint, and not otherwise, not otherwise. Under CRPC BNSS, complaint can be oral or in writing, but section 142 provides that complaint can only be in writing, only be in writing। essentials लिखिए, essentials सेक्शन 142 की। फर्स्ट, रिटन कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट। सेकंड, complaint can only be filed before JMIC or metropolitan magistrate or any superior court, that for example TJM। थर्ड लिखना, complaint can only be filed by payee or holder in
ड्यू कोर्स। थर्ड लिखना, फोर्थ लिखना, लिमिटेशन फॉर फाइलिंग कंप्लेंट इज 30 days, ब्रैकेट्स में लिख लेना 1 month। इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी extended on showing sufficient cause, that is condonation of limitation period of 1 month for filing complaint। Fifth, cause of action arises under section 138 subsection, clause लिख लेना clause C, that is after expiry of 15 days and not before, after expiry of 15 days and not before। फिर लिखना सिक्स्थ, in case of account pay check, in case of account pay check, jurisdiction of court at the place of payee account या फिर और holder in due course bank account, in case of not account pay check यानी कि बियरर चेक, नॉट अकाउंट पे चेक के ब्रैकेट्स में लिख लेना बियरर चेक। इसमें लिखना ज्यूरिस्डिक्शन विद द कोर्ट वेयर ड्रॉअर्स अकाउंट सिचुएटेड। ठीक है, इसमें लिख देना एडेड बाय एक्ट 26 ऑफ 2015, 2015 की अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया। अब बस इतना लिख लेना इसमें कौन होता है ड्रॉअर, हु यानी कि मेकर ऑफ द चेक, मेकर ऑफ चेक, ड्रॉई बैंक ऑफ ड्रॉअर, ऑलवेज बैंक होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑलवेज बैंक। आपको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ये सेम ही होता है, वो भी ऑर्डर होता है, ये भी ऑर्डर होता है, मतलब चेक इज पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हम ये पढ़ते होते हैं हर बारी। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में इतना फर्क है, चेक हमेशा ड्रॉई इसमें जो होगा हमेशा कौन होगा, बैंक होगा, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। फिर लिखिए पेई, पेई कौन होता है, जिसको पेमेंट होनी है, टू हुम पेमेंट इज मेड बाय चेक। और जो इससे पहले डायग्राम बनाया था ना 30 days 15 days, वो सारा नोट कर लेना जरूर, इसी के नीचे कर लेना अगर पहले नहीं नोट किया हुआ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आपसे। और लास्ट लिखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसमें लिखना सेक्शन 9 लिख देना, इसमें लिखना टू हुम पेई एंडोर्स्ड दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग चेक, इंक्लूडिंग चेक
फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के साथ हमने किया है, इसमें लिखना ओनली बियरर चेक, बियरर चेक्स बी एंडोर्स्ड, बियरर वाले ही होते हैं, दूसरे वाले नहीं होंगे, बस इतना लिखिए अभी। बाकी का फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल की क्लास में, मैक्सिमम 2 क्लासेस लगेंगी क्योंकि हमने यहाँ तक कर लिया ऑलमोस्ट। इसके बाद 2 क्लासेस लगेंगी, थर्ड क्लास थी, 5 क्लासेस में कवर हो जाएगा। बट जो यहाँ तक का टॉपिक है वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिप्स पे याद रख लेना। और अगर यहाँ से आ गया तो विद नंबर ऑफ केसेस उसको लिख के आ जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन सेक्शन डाउट है किसी का, इन सेक्शन 142 सब सेक्शन 2A देयर आर 2 प्लेसेस, कहाँ पे हैं 2 प्लेसेस? इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर, इसी की बात कर रहे हो ना? इफ वेयर, ए की बात हो रही है। इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू अकाउंट द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस मे बी मेंटेन्स द अकाउंट, एक ही तो प्लेस है। अब या तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स ने लगाया होगा या फिर उसने लगाया होगा। अब जिसमें जहाँ पे उसका मैंने आगे एंडोर्स कर दिया चेक, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास है, उसने लगाया, उसका जहाँ पे अकाउंट है वहाँ पे आप फाइल कर दोगे। दूसरा क्या है? वेयर चेक इज डिलीवर्ड, डिलीवर्ड टू मेंटेन्स द अकाउंट, समझ नहीं आया इंदर, बाद में पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना, या जब आओगे आप तब पूछ लेना क्या पूछ रहे हो। बट वहाँ पे एक ही प्लेस की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतना रिवाइज कर लेना, 2 क्लासेस और लगेंगे इसकी।